हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे रहेंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लेकिन आपकी पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए और तैयारी करते रहना चाहिए। सॉलिड स्टेट के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे थे। सॉलिड स्टेट क्या था मैंने बता दिया आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, अमोर्फस सॉलिड था, ये बता दिया गया है आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया गया है आपको। और भी कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट बात, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लैटिस की, और मैंने कहा था आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन लैटिस से आता ही आता है। अब लैटिस ऐसे नहीं आएगा कि आपसे जाल की परिभाषा पूछ ली, कोई रेयर केस ही ऐसा होता है जिसके अंदर जाल की परिभाषा पूछी जाती है। बाकी आपसे जो एग्जाम में जो डेफिनेशन पूछी जाएगी, यानी जो आपसे परिभाषा एग्जाम में पूछने वाला है, वो परिभाषा जो पूछेगा वो पूछेगा यूनिट सेल की, एकक कोशिका की। तो मैंने कहा था लैटिस क्या होगा कि जिन पॉइंटों से आप कंप्लीट क्रिस्टल का, जिन पॉइंटों से आप संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो, उन पॉइंटों को बोलते हैं जालक पॉइंट, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उनको? लैटिस पॉइंट, यानी जालक बिंदु। और जालक बिंदुओं से जिस प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण होता है उस क्रिस्टल को बोलते हैं अपन जालक। मैंने ये भी कहा था जालक जो है एक छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना होगा, यानी छोटी से छोटी इकाई जो कहलाएगी वो कहलाएगी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उस छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं अपन यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसे? एकक कोशिका, या आप उसे बोल सकते हो इंग्लिश के अंदर यूनिट सेल। ये बात थी, वापस बता रहा हूँ आपको, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उस छोटी से छोटी इकाई को बोलते हैं अपन यूनिट सेल। देखो, अगर आप सॉलिड स्टेट के नज़रिए से बात कर रहे हो, भाई अगर चैप्टर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हमको बात उसी लेवल से करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जाता हूँ, जब भी अपन हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामों की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे इस परिभाषा को बोलना बिल्कुल गलत होगा। भाई आप ये नहीं कह सकते कि छोटी से छोटी इकाई एक यूनिट सेल का गुण निभाएगी, यानी यूनिट सेल होने के लिए उसका छोटा होना ही आवश्यक शर्त नहीं है। पहली बात तो सुनो ध्यान से। अब ये अलग बात है कि आपके बोर्ड लेवल से इतना ही चलता है तो अपने को भी इतना ही चलना है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप ये कभी मत कह देना कि जो सबसे छोटी इकाई होगी आप उसे ही यूनिट सेल बोलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कहोगे सर फिर क्या होता है यूनिट सेल? सुना बात ध्यान से, छोटा होना तो है ही, छोटा तो उसे होना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ एक बात और है, और वही बात इंपॉर्टेंट है। और वो बात मैंने नोट में आपको, मतलब आपके जो नोट दिए मैंने उसके अंदर स्टार लगाई लिखवाई भी है कि छोटे होने से तो मतलब है यही कि वो छोटी तो होनी चाहिए, साथ में एक गुण और होना चाहिए उसके अंदर कि वो जो आपने छोटी से छोटी इकाई का चयन किया है, वो संपूर्ण क्रिस्टल जिस लैटिस का निर्माण कर रहे हो उसकी कंप्लीट गुणों को, यानी उसके संपूर्ण गुणों की वो क्या कर देनी चाहिए? व्याख्या। यानी मैंने आपसे कल एग्जांपल दिया था कि आप अपने घरों के अंदर जो दीवारें बनाते हो वो दीवारें छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो मैं कहूँगा आपने मान लो एक ईंट का टुकड़ा लिया, अगर मान लो वो ईंट का टुकड़ा उस पूरे दीवार की बातों की, मतलब उस पूरे दीवार की गुणों की व्याख्या करता है, तो मैं कहूँगा वो जो ईंट का टुकड़ा का आपने लिया है ना, वो एक यूनिट सेल कहलाएगी। बात समझ रहे ध्यान से। आपने जो दीवार का निर्माण किया था, उस दीवार के अंदर जो आपने ईंट का टुकड़ा लिया है, अगर वो ईंट का टुकड़ा उस पूरे दीवार के गुणों की व्याख्या कर पाता है, तो मैं कहूँ वो आपने जो ईंट का टुकड़ा लिया है वो उसकी यूनिट सेल कहलाएगी। अब देखो वो छोटा भी है और सारे गुणों की क्या कर रहा है? व्याख्या। लेकिन मान लो आपने जो ईंट का टुकड़ा लिया वो छोटा तो है लेकिन सारे गुणों की व्याख्या वो नहीं कर पा रहा। किसकी? जालक की, यानी लैटिस के वो सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो उसे आप यूनिट सेल नहीं बोलोगे। तो यूनिट सेल होने के लिए दो शर्तें होंगी भाई। एक तो पहली बात वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, दूसरी विशेष बात वो जो यूनिट सेल ऐसी होनी चाहिए कि वो जो क्रिस्टल आपको दिया गया है उस क्रिस्टल के संपूर्ण गुणों क्या कर दे व्याख्या, यानी एनी प्रॉपर्टी शो विद दिस यूनिट सेल। ऐसा ही होगा कि आपने जो यूनिट सेल का आपने चयन किया है वो यूनिट सेल कंप्लीट क्रिस्टल के क्या कर दे? गुणों की व्याख्या, तो ही वो एक अच्छी यूनिट सेल कहलाएगी, अन्यथा वो अच्छी यूनिट सेल नहीं कहलाएगी। तो पता लग गया आपको यूनिट सेल की दो ही कंडीशन है। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट यानी सब छोटी होनी चाहिए, और दूसरी विशेष कारण क्या होनी चाहिए? वह क्रिस्टल के संपूर्ण गुणों क्या कर दे? व्याख्या। तो एक बात समझ में आ गई आपको। तो परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बता रहा हूँ वापिस। वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उस छोटी से छोटी इकाई को बोलते हैं अपन यूनिट सेल। और मैंने कहा था एक अच्छी यूनिट सेल होने के लिए छोटा होना तो है ही, साथ में वो जो क्रिस्टल दिया गया है उसके संपूर्ण गुणों की क्या कर दे? व्याख्या। वही यूनिट सेल अच्छी यूनिट सेल होगी, और वही यूनिट सेल आप सॉलिड स्टेट के डिटरमाइन करोगे, यानी उसी यूनिट सेल का आप सॉलिड स्टेट क्या करोगे? अध्ययन। ये बात। अब यूनिट सेल जो मैंने बता दिया आपको यूनिट सेल क्या होती है और किस प्रकार काम आती है। अब मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ आगे की कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। सुना ध्यान से। अब जो बात आ रही है भाई, सिलेबस तो चल ही रहा है अपना, लेकिन मैं कहूँगा बोर्ड के एग्जाम में 90% क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा आपके पास 200 से, आगे जो आएंगे टॉपिक आएगा ठोसों में अपूर्णता या दोष, यानी इम्प्योरिटी ऑफ सॉलिड। तो देखेंगे हम जब आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है भाई, या तो पैकिंग एफिशिएंसी, यानी मैं कहूँगा संकुलन दक्षता,
संकुलन क्षमता से, और एक यहाँ से आएगा जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सुनना ध्यान से। तो मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक कोशिका की प्रकार कि आपके पास जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है भाई, आपके पास जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। अगर देखो मैं आपके किताब के नजरिए की तरफ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को आपको टॉपिक समझाना है, रटवाना नहीं है। अगर आप यूनिट सेल के टाइप्स की बात करते हो तो बेसिकली जो यूनिट सेल है वो दो टाइप्स के अंदर बांटी गई है। सुनना ध्यान से बात, मैंने आपको जब ऑर्गेनिक के लेक्चर लिए थे तब भी मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी चीज को बांट रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बिना किसी आधार के आप किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। मतलब जब आप यूनिट सेल को बांटोगे तो आपके पास कोई ना कोई सा क्या होना चाहिए भाई, आधार। अब समझ में नहीं आता कि सर हम यूनिट सेल को किन आधारों पर बांटें, यानी आपके सामने जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखा हुआ है इनको बांटने का तरीका कितना कैसा होगा, क्या क्या होगा। सुनना बात ध्यान से, यूनिट सेल को दो भागों में बांटा गया है। बेसिकली दो भाग कौन कौन से होंगे, एक तो अपने पास होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम, इसे बोलते हैं परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर। एक तो अपने पास ये होता है, और दूसरा अपने पास जो आधार है वह है सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर जानते हो ना आप, बता दूंगा आपके जैसे आएंगे तो बता दिया जाएगा आपको। दो तरीके से यूनिट सेल को बांटा जाता है भाई। एक तो अपने पास होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम, कि आपने जो यूनिट सेल ली है उसके अंदर पार्टिकल कहाँ पे व्यवस्थित है, यानी कौन सा पार्टिकल तो कहाँ पे है और कौन सा पार्टिकल कहाँ नहीं है। एक तो बात ही होगी। दूसरा अपने पास होगा सेल पैरामीटर। ये क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, टेंशन आपको लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसी सेल पैरामीटर से एक अच्छा क्वेश्चन आता है और बता दूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो एक तो अपने पास हो गई अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी आप अणुओं को देखकर उनकी व्यवस्थाओं को देखकर यूनिट सेल को बांटोगे। और दूसरा काम होगा हमारे पास सेल पैरामीटर, यानी सेल पैरामीटर क्या है और यहाँ पे सेल का मतलब है क्या, यहाँ पे सेल का मतलब है क्या, और हम इस यूनिट सेल को कौन सी सेल के आधार पर बांटेंगे वो सब मैं डिस्कस कर लूंगा, बात मेरी है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप जो यूनिट सेल को बांटोगे उनके बांटने के दो आधार है, एक तो अपने पास है अरेंजमेंट ऑफ एटम और जो दूसरी भाग अपने पास वह है सेल पैरामीटर। बात समझ मेरी। अब सुना बात ध्यान, मैं पहली बात कर रहा हूं अरेंजमेंट ऑफ एटम की, यानी परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर आप यूनिट सेल को कितने भागों में बांटोगे। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी भाई, हम जो यूनिट सेल बांटेंगे तो पहले हमको कोई ना कोई सी यूनिट सेल का चयन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आप दीवार का निर्माण कर रहे हो तो आप एक ईंट के टुकड़े को यूनिट सेल मान रहे हो, मतलब हमको कोई ना कोई यूनिट सेल का चयन करना पड़ेगा। भाई यूनिट सेल तो बहुत सारी होती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी सारी यूनिट सेल होती है। मैं आपके सिलेबस से बाहर जाना नहीं चाहता ना, मैं आपको इतनी यूनिट सेल दिखा देता, आप भी ये कहते सर ये कौन सी यूनिट सेल आ गई, तो हमने देखी नहीं, ये तो पहचानी नहीं, ऐसा होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो वो तो आप छोड़ो, यूनिट सेल तो बहुत तगड़ा काम है सॉलिड स्टेट का। अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूँ CSIR नेट गेट की, तो आप अंदाजा नहीं ला सकते, ऐसे ऐसे सॉलिड स्टेट के चैप्टर आते हैं और आप इतना शानदार इमेजिन कर पाओगे उन चैप्टरों को, लेकिन उसके लिए आपका जो बेसिक पोर्शन है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं कभी अगर आपके सामने डिस्कस करने का मौका मिलेगा तो सॉलिड स्टेट को विथ रिप्रेजेंटेशन विथ मॉडल्स आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा, देखो ऐसे ऐसे क्रिस्टल दिखते हैं। वो देखेंगे जब ऑफलाइन क्लास होगी, जब बात करेंगे उसकी। उससे पहले हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। और यूनिट सेल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यूनिट सेल को बांटने का चाहते हो, मतलब आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हो, तो आपके पास दो आधार है। एक आधार तो होगा अपने पास अरेंजमेंट ऑफ एटम, और एक बताया था मैंने आपको सेल पैरामीटर। पहले मैं बात कर रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ एटम की। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जो सॉलिड स्टेट के अंदर जिस सेल का अध्ययन करोगे उस सेल को अपन ये कहेंगे, यानी मैं पूरी यूनिट सेल के अंदर इसका अध्ययन करूंगा भाई, क्यूब का। यानी आपको केवल एक ही सेल, एक ही यूनिट सेल करेक्ट करनी है, और उस यूनिट सेल का नाम क्या है भाई, क्यूब। क्यूब जानते हो ना, घन। घन का यूज क्यों किया गया, देखो घन जो है 3D होता है, जानते हो आप इस चीज को। दो अरे ये तो होता है घन, यही क्यूब। इसको बनाना भी आसान होता है और ये 3D भी होता है, और आसानी से आप इनके गुणों की अध्ययन भी कर सकते हो। इसलिए पूरे सॉलिड स्टेट के अंदर जिस सेल का चयन किया गया है उस सेल को बोलते हैं अपन क्यूबिकल सेल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्यूबिकल सेल, घनीय कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, घनीय कोशिका। यानी हम पूरी की पूरी जो यूनिट सेल, जो हम जितनी भी यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं वो पूरी की पूरी यूनिट सेल किसके आधार पर होंगी, इस क्यूब के आधार पर। किसके आधार पर होंगी, क्यूब के आधार पर। अब सुनो बात ध्यान से, अगर आप क्यूब के आधार पर यूनिट सेल को बांटोगे तो पहले तो इस क्यूब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्यूब है क्या, कैसा दिखता है, इसके अंदर कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं, कितने फलक विकर्ण हैं, कितने काय विकर्ण, जो भी है
जितनी भी प्रॉपर्टी हमको क्यूब के बारे में पता लगा सकते हैं वो हमको सब पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम जो सॉलिड स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिट सेल पढ़ेंगे वे सारी आधारित किसके ऊपर होंगी, क्यूब के ऊपर। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ क्यूब की, कि क्यूब में क्या क्या तो होता है और कैसे कैसे क्यूब के अंदर हम पार्टिकल को देखेंगे, भाई कहाँ पे पार्टिकल कैसे कैसे व्यवस्थित होगा। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं क्यूब की। सुना बात से, मैं अभी यूनिट सेल को नहीं बांट रहा, यूनिट सेल को बांटूंगा उससे पहले मेरे को क्या समझाना पड़ेगा तुमको, क्यूब। भाई ये क्यूब है क्या। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि मान लो जो पार्टिकल है वो क्यूब के कोनों पे है, अब तुमको यही पता नहीं है क्यूब के कोने कौन से, तो तुम पार्टिकल रखोगे कहाँ पे। तो पहले आपको समझाना पड़ेगा क्यूब कि क्यूब क्या है, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा यूनिट सेल के पार्टी मतलब क्लासिफिकेशन। सुनो बात यहाँ से, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ क्यूब की कि क्यूब में क्या क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, पहले मैं बोर्ड के ऊपर क्यूब बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। उसके बाद आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा यूनिट सेल के ऊपर, वो आपको मेरे को सोल्व करके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है भाई, सब बच्चों को ध्यान रखना। ये लो क्यूब बन गया, एक अच्छा क्यूब है, जैसा भी है ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। अब सुन ध्यान से, क्यूब के अंदर जो ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट होते हैं, क्योंकि हमको यूनिट सेल पढ़नी है तो क्यूब वाली पढ़नी है, तो क्यूब के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्यूब है क्या, कहाँ कहाँ कोने हैं, कौन कौन से किनारे जो भी हैं। तो इन पॉइंटों को बोलते हैं अपन कोण। क्या बोलते हैं इनको, कोण। हिंदी में बोलते हैं इनको किनारा। ओ कोण नहीं, कोने। क्या बोलते हैं इनको, कोण। हिंदी में भाई कोने बोलते हैं। ये कॉर्नर है, इनको बोलते हैं कोने। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक यूनिट सेल है, उसके अंदर जो परमाणु है वो घन के कोनों पर व्यवस्थित है। कहाँ पे व्यवस्थित है, घन के कोनों पर। तो आपका दिमाग तुरंत खुलेगा और पता लगाओगे कि सर ने कोने तो ये बताए थे, मतलब वो एटम कहाँ पे व्यवस्थित होगा, इन कोनों पर। कोने कितने होंगे, 8 होंगे, दिख रहे हैं आपको, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। इनको क्या बोलते हैं, इनको ये जो दिखा रखा है इस ये इनको बोलते हैं अपन एज। हिंदी बोलते हैं इसको किनारा। क्या बोलते हैं इसको, किनारा। और आप जानते हो घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ये भी ए और ये भी ए, तीनों बराबर होंगी। ए क्यूब कहते हैं ना घन के वॉल्यूम को। अरे भाई घन के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, ए क्यूब। ए क्यूब बोलते क्यों है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तीनों बराबर होती है, इसलिए घन का जो क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब। पढ़ेंगे हम आगे, सुनो पहले बात। तो घन में कॉर्नर, ये तो कॉर्नर होंगे, ये अपने पास होगा किनारा। बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे अब घन केंद्र। क्या बोलेंगे इसको, घन का सेंटर है भाई, इसको बोलते हैं घन केंद्र। मैं कहूंगा बॉडी सेंटर बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर। बस मेरी बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसे बोले घन केंद्र। ये कॉर्नर और किनारा मतलब कोना हो गया, ये अपने पास एज यानी किनारा हो गया। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां से इन 2 पॉइंटों को जोड़ता हूं, सुनो बात ध्यान से, पहले एक बात सुनो, ये कोना हो गया, ये अपने पास किनारा हो गया, ये अपने पास घन केंद्र हो गया। अब ये देखो आप, ये वाला पोर्शन 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे दिख रहा है आपको। देखो एक फलक तो आपको ये दिख रहा होगा, एक फेस ये पीछे दिख रहा होगा आपको 2, एक फेस ये दिख रहा होगा 3, एक फेस आपको ये दिख रहा होगा 4, एक फेस ऊपर 5 और एक फेस नीचे। तो ये जो फेस होते हैं यानी कमरे के जो एक, देखो अगर मान लो आप कमरे के अंदर बैठे हुए तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 दाएं वाला बाएं वाला, 3 4 आगे पीछे, 5 और 6, यानी घन के अंदर जो फलक जो इनको हिंदी में बोलते हैं फलक, इनके जो फेस है वो कितने होते हैं भाई 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, देख लो आप सब। एक फलक तो ये रहा, एक फलक पीछे 2, एक फलक ये रहा 3, एक फलक ये रहा 4, एक फलक ऊपर 5, एक फलक नीचे 6, यानी टोटल जो फलक है, ये जो पूरा स्पेस है ये वाला, इसको मैं ऐसे मार्क कर दूं तो ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है आपको, एक वाला ये वाला ये वाला ये वाला आगे वाला पीछे वाला, इसको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं इसको, फलक। इंग्लिश में बोलते हैं इनको फेस। कितने फलक होंगे टोटल 6। देखो कोने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने तो अपने पास हो गए 8। अब किनारे कितने हुए, एक किनारा, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी किनारे होंगे 12। फलक कितने होंगे, एक फलक 1 2 3 4, एक आगे एक पीछे, 5 और 1 6 फलक हो गए मेरे पास 6। अब सुना जाए, अगर मैं इस फलक के बीचों बीच एक रेखा खींचूं तो इसको बोलते हो विकर्ण। इसे क्या बोलते हो, विकर्ण। अब देखो ये फलक है कि नहीं, नीचे वाला फलक है ना, ये नीचे वाला, इसके अंदर बीचों बीच आपने रेखा खींची, एक 2 डायगोनल को जोड़ते हुए, 2 अपोजिट पॉइंटों को जोड़ते हुए आपने रेखा खींची, तो ये विकर्ण कहलाएगी। विकर्ण किसका है, ये फलक का, तो इसे बोलते हैं फलक विकर्ण। क्या बोलते हैं इसे, फलक विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, फेस डायगोनल। शॉर्ट में बोलूंगा इसे मैं FD। बात मेरी, ये अपने पास हो गया फेस डायगोनल। अब कितने होंगे ऐसे, एक फलक में कितने विकर्ण बना सकते हैं ऐसे आप, भाई दोनों एक ही तो होंगे, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, ऐसे बना सकते हो। 6 2 12 बन सकते हैं एक में। एक में कितने मतलब क्यूब के अंदर कितने फलक विकर्ण बना सकते हो आप, 12।
एक तो यहाँ बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो आप, एक फलक में 2 तो 6 में कितने होंगे 12। अब सुनो, अगर मान लो एक सेंटर तो ले लूँ मैं, एक तो ले लिया कोना वाला, सुना यहाँ से, एक कोना ले लिया मैंने वो वाला, फलक विकर्ण तो कैसे बनाया था अपन ने कि ये नीचे मान लो ये स्पेस है, एक पॉइंट वो ले लिया, वो एक पॉइंट वो ले लिया, इसको मिला दिया ऐसे, तो ये बीचों बीचों में रेखा खींची, ये अपने पास है फलक विकर्ण, क्योंकि आपने फलक के ऊपर बनाया। अब मैं बना रहा हूँ काय विकर्ण, जिसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। वो कैसे होगा, एक कोना तो ले लिया आपने वो, और इसके अपोजिट वाला कोना कौन सा होगा, अगर उस कोने को उस कोने से जोड़ दूं तो ये जो बीच के अंदर विकर्ण बन के आएगा, सुनो ध्यान से, एक पॉइंट तो ले लिया मैंने वो और एक पॉइंट ले लिया मैंने वो, अगर मैं इस पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ दूं तो जो बीच के अंदर रेखा बन के आएगी उसे बोलते हैं अपन काय विकर्ण। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, इसके अपोजिट वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, तो इसको अगर मैं जोड़ देता हूं ऐसे, तो ये जो मैंने खींची ये रेखा, ये कहलाएगी अपने पास काय विकर्ण। क्या कहलाएगी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसे, बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल होंगे भाई, 2 कोनों को मिला के आप एक डायगोनल। सुनना बात ध्यान से, पहले आपको क्यूब की इमेजिन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपकी जो यूनिट सेल होंगी इस क्यूब के ऊपर ही आधारित होंगी पूरी। तो पहले आप क्यूब तो पता लगाओ क्यूब होता क्या है। तो क्यूब के अंदर ये क्या होंगे, कोने, 4 कोने ऊपर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने, किनारे कितने होंगे 12। देखो कैसे, एक किनारा है 1 2, फिर ये 3 4 4, यहाँ 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, दिख गए 12 किनारे। देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नहीं, 4 4 8, 4 इधर 4 इधर, 4 की 12 हुए नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिख गया आपको 7 12 किनारे। अब अगर एक फलक, ये फलक होंगे अपने पास, एक फलक ये रहा, 1 2 3 4 5 और 6, अगर एक फलक के अंदर बीचों बीच, अगर एक फलक में 2 अपोजिट यानी 2 विपरीत कोणों को मैं जोड़ दूं तो बनने वाला विकर्ण कहलाता है फलक विकर्ण। और मान लो 2 अपोजिट, एक पॉइंट वो रहा और एक पॉइंट वाला, अगर इनको जोड़ दूं तो कहलाएंगे अपने पास काय विकर्ण। अब देखो कोने कितने होते हैं, काय विकर्ण बनता किससे, कोनों से, 2 अपोजिट कोनों से। कोने कितने होते हैं घन के अंदर, 8, तो बताओ 2 से अगर 1 बनता है तो 8 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो मैं कहूँगा पूरे घन के अंदर कितने काय विकर्ण होंगे मेरे पास, 4। कौन कौन से, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और एक हमारे पास ये वाला हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 कोनों से एक काय विकर्ण बनता है। घन में कोने होते हैं 8, तो लगा लो आप मैथ वाले हो, 2 कोनों से अगर एक बनता है तो 4 से 8 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसको बोलते हैं अपन काय विकर्ण। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो क्यूब के बारे में था, तो मैं लिख सकता हूँ क्यूब के अंदर, सुना ध्यान से, दिख रहा है आपको साफ साफ, तो मैं लिख सकता हूँ क्यूब के अंदर जो है, क्यूब के अंदर, हाँ भाई कोने तो कितने होंगे, कॉर्नर 8 होंगे, एज यानी किनारे कितने होंगे हमारे पास 12। इसके अलावा बॉडी सेंटर तो एक ही होगा भाई, घन का केंद्र तो घन के केंद्र 10 20 थोड़ी होंगे, वो तो एक ही होगा अपने पास। इसके अलावा फेस, फलक कितने होंगे मेरे पास 6, फेस डायगोनल यानी फलक विकर्ण। फलक विकर्ण कितने होंगे भाई, कितने होंगे फलक विकर्ण, अरे 12 नहीं होंगे क्या, एक फेस के अंदर 2 बनते हैं तो 6 के अंदर 12 बनेंगे अपने आप। बॉडी डायगोनल कितने होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे, ये होंगे बॉडी डायगोनल। ये अपने पास है घन की कहानी, बात समझ आ गई। अब ये तो अपने पास घन की कहानी होगी भाई, कोने कितने होंगे, किनारे कितने होंगे, सेंटर कितना होगा, फलक कितना होगा, फलक विकर्ण कितने होंगे, काय विकर्ण क्या होंगे और कैसे कैसे बनते हैं। अब मैं आपको पहले फलक विकर्ण की और काय विकर्ण की गणना करना बताता हूं, एक मिनट। अब मैं आपको फलक विकर्ण की और काय विकर्ण की गणना करना बताता हूं कि फलक विकर्ण और काय विकर्ण की गणना कैसे करते हैं। खूब सिंपल मैथ हो, ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, देखना बात ध्यान से। ये मैंने एक क्यूब बना दिया, बना दिया क्यूब, ये इसकी अपने पास होगी लंबाई, ये अपने पास होगी चौड़ाई और ये पास होगी अपने पास ऊंचाई। आप जानते हो घन के अंदर तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी लो समान होती है तीनों। अगर इसको मैं ये मानूंगा तो ये भी ये होगी, ये भी अपने पास ये होगी, ये होगी। अब मैं गणना कर रहा हूँ फलक विकर्ण की। फलक विकर्ण क्या होगा, अगर इन 2 पॉइंटों को मैं मिला देता हूँ तो इससे जो बनने वाला विकर्ण वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा अपने पास फलक विकर्ण, ये कहलाएगा। इस फलक विकर्ण को मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x। मैं गणना करना चाहता हूँ ये x कितना है, आप सुनना बात ध्यान से। अगर मैं इनको मिलाता हूँ ऐसे, तो अगर मैं बात करूँ आप इसकी, तो आपको एक त्रिभुज का निर्माण दिख रहा होगा, दिख रहा है, जिसके अंदर इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको मैं c मान लूँ, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ABC। तो इस ट्राइंगल ABC देखो आप ध्यान से, ये तो अपने पास क्या होगा, एक मिनट, ये अपने पास लंब हो गया, ये लंब, ये आधार और ये क्या अपने पास कर्ण, यही तो होगा। इसको लिखना है अपन को क्योंकि इसका पता नहीं है हमको। ये कितनी है a, ये भी कितनी है a, तो लगा दो पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी BC स्क्वायर। इस ये BC ले लिया ना अपने,
तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अरे जानते हो ना पाइथागोरस, अरे भाई समबाहु त्रिभुज बन गया नहीं, तो ये मैं कहूँगा ये जो अपने पास कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है, ए बी, लंब क्या है ए सी, लगा लो। तो बी सी स्क्वायर यानी बी सी को क्या माना अपन एक्स बना है, तो एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या बन गया, ए बी कितना है मेरे पास ए का होल स्क्वायर प्लस ए सी भी कितना है ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना होगा रूट 2a स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना निकालोगे आप, 2 का 2 होगा, ए स्क्वायर का हो जाएगा ये, तो बराबर एक्स बराबर कितना आएगा 2a, यानी फलक विकर्ण कितना होता है एक घन के अंदर, रूट 2a कितना होता है अंडर रूट 2a। यानी फलक विकर्ण अगर आप मान लो आपसे कहीं दे रहा है तो आप उसका मान कितना रखोगे अंडर रूट 2a। और मान लो अगर काय विकर्ण करता हूं मैं, सुना बात यहाँ से, अगर मैं काय विकर्ण की बात करता, यही बात कर लेता हूँ काय विकर्ण की, अगर मैं काय विकर्ण की बात करता हूँ तो मैं ऐसा बनाता ट्राइंगल, ये होता काय विकर्ण ये वाला। अब देखना BCD, अगर त्रिभुज में BCD की बात करूं तो देखो आप ये बुझाते ये होगी, लिख रही साफ साफ आपको होगी, ये कितनी होगी भाई, ये निकाल लिया भी आपने तो अंडर रूट 2a, ये भी कितनी है, अरे निकालिए ना फलक विकर्ण तो है ये। इस त्रिभुज को देखो आप, इस त्रिभुज को, ये अंडर रूट 2 है, ये a है, तो बताओ ये कितना आएगा, निकाल देखना, ये आएगा अपने पास इतना रूट 3। अरे यहाँ क्या करोगे a स्क्वायर कर दोगे और यहाँ अंडर 2 a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास भाई, यहाँ x स्क्वायर आएगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट 3, फलक विकर्ण कितना है पास रूट 3, निकाल लो। अरे निकालना जानते हो ना, ये तो अपने पास a है, इसको निकाल दिया अंडर रूट 3, तो ये पास लंब बराबर आधा स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार ये रहा, लंब ये रहा, तो अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर निकाल लो, अंडर रूट 3 आएगा। तो फलक विकर्ण तो कितना आएगा अपने पास अंडर रूट 2a, और अपने पास काय विकर्ण कितना आएगा अंडर रूट 3। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट लेक्चर में फिर चर्चा कर लेंगे अपन। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो इनके ऊपर आधारित होगी। अभी तो हमने यूनिट सेल को बांटा नहीं है, अभी तो हमने क्यूब के बारे में कुछ चर्चा ही की है। ठीक है, धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।